Hello students, this is Manish Parikh in front of you. Students, in this video we are going to discuss a chapter of class 9th. The third chapter we are going to discuss. The chapter is chapter 3rd, Atoms and Molecules. Atoms and Molecules. तो ये चैप्टर जो थर्ड है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एटम और मॉलिक्यूल्स समझने के लिए हम कुछ टर्म्स समझते हैं या ये समझते हैं कि ये शुरुआत कहाँ से हुई। तो स्टूडेंट्स, पहले जो शुरुआत मानी जाती है एटम्स की, कि एटम्स की डिस्कवरी कैसे हुई, तो सबसे पहले माना जाता है कि हमारे ही हिंदुस्तान के एक ऋषि थे जिनको कहा जाता था महर्षि कणाद। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि कोई भी मैटर है, कोई भी जो चीज़ है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिनको आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते। उनको हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। उन्होंने क्या नाम दिया था? परमाणु, महर्षि कणाद ने। लेकिन ये ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, या हम कहें कि ये वेल नोन नहीं हुआ, ये जो स्टेटमेंट था महर्षि कणाद का। उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने काफ़ी सारी डेफिनेशन थी, काफ़ी सारी बातें बताई। उन्होंने भी यही कहा जो हम पढ़ेंगे भी अभी थोड़ी देर बाद में, डाल्टन ने भी ये कहा, क्या कहा कि जो हमारा एटम होता है यानी कि जो मैटर है, वो मैटर को आप डिवाइड कीजिए, जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कीजिए। जो लास्ट पार्टिकल होगा जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर पाओगे, उसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। अब इस डाल्टन की इस थ्योरी से पहले एक साइंटिस्ट थे, लेवोशिए, जिनको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। ये कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने कुछ लॉज दिए थे कि हमें पता है, हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? केमिकल इक्वेशंस पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। तो लेवोशिए जो थे, इन्होंने कुछ लॉज बताए थे जो केमिकल्स आपस में कंबाइन होते हैं, जो केमिकल्स रिएक्शंस होती हैं उनके रिगार्डिंग। तो पहले हम वो पढ़ते हैं, फिर हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे। तो वो कौन से लॉ थे जो लेवोशिए ने दिए थे? सुनिए, जो पहला लॉ था हमारा जो लेवोशिए ने दिया था, वो था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला लॉ है हमारा जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्या स्टेटमेंट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का? स्टूडेंट्स, था मैटर neither created nor destroyed in any physical and chemical change। फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ये था पहला लॉ जो लेवोशिए ने दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास का मतलब वेट से भी हम कह सकते हैं कि केमिकल कॉम्बिनेशन में ना तो कोई आप मास प्रोड्यूस कर सकते हो, ना ही आप मास लॉस कर सकते हो या डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट क्या था? मैटर नीदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड इन एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज, कि किसी भी फिजिकल या केमिकल रिएक्शन में आप ना तो मास गेन कर सकते हो, ना ही मास लूज कर सकते हो। इसे हमने क्या कहा? इसे हमने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट्स। जैसे हमने बात की कि ए और बी है, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं पी। फॉर एग्जाम्पल, ए जो आपने लिया था वो 10 ग्राम लिया था रिएक्शन के अंदर, और बी भी जो लिया था वो 10 ग्राम लिया था रिएक्शन के अंदर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि अगर रिएक्टेंट का वेट टोटल कितना है? 20 ग्राम है, तो आपका प्रोडक्ट भी बनेगा वो कितना बनेगा? 20 ग्राम ही बनेगा।
तो ना तो आप मैटर या मास को लूज कर सकते हो, ना ही गेन कर सकते हो ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल चेंज। तो ये कहा था इन्होंने लेवाशियर ने कि 20 ग्राम प्रोडक्ट भी 20 ग्राम रिएक्टेंट भी, यानी कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू क्या होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ये क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। इसका प्रैक्टिकली हमारे पास क्या प्रूफ दिया था उन्होंने, वो देखते हैं कि प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या था। देखो तो कुछ एक हम इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम एक कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं। हमारे पास एक कॉनिकल फ्लास्क है, कुछ इस तरीके का कॉनिकल फ्लास्क है, या फ्लैट बॉटम फ्लास्क हो गया, ये तो चलो कोई भी फ्लास्क हो गया, ठीक है। इसके अंदर हम कोई भी एक सॉल्यूशन डाल देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ डाल दिया NaCl सॉल्यूशन है, ये क्या है, NaCl सॉल्यूशन, ओके। इसमें मैंने एक टेस्ट ट्यूब लटकाई, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है, ये एक टेस्ट ट्यूब है, ओके। इसको मैं अलग कलर से मार्क करता हूँ। ये हमारे पास क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में मैंने एक और केमिकल डाला, मान लीजिए मैंने डाल दिया इसमें AgNO3, ठीक है। और इस जो फ्लास्क था इसको कर दिया मैंने सील्ड, बिल्कुल बंद कर दिया यहाँ से, ओके। तो अभी तो देखो सेपरेट है, AgNO3 इसके अंदर पड़ा है, NaCl इसके अंदर पड़ा है, अलग अलग हैं दोनों, कोई रिएक्ट नहीं कर रहे। ये मैंने ऊपर से बंद कर दिया। अब मैंने क्या किया, इसका वेट कर लिया, पूरे सिस्टम का क्या कर लिया, वेट कर लिया। कोई भी आ गया, मान लीजिए 100 ग्राम आ गया, ये वेट आ गया इसका 100 ग्राम, ठीक है। उसमें से मान लीजिए 10 ग्राम ये था, 90 ग्राम जो भी था, ये टोटल वेट कर लिया। अभी तक ये सेपरेट है, देखो AgNO3 इस टेस्ट ट्यूब में है और NaCl इस फ्लास्क में है, ओके। अब मैंने क्या किया, ये ऊपर से बंद तो है, इसको अच्छे से शेक किया, पूरे सिस्टम को अच्छे से शेक करेंगे। तो शेक करोगे आपको पता है क्या हो जाएगा, ये AgNO3 है, ये मिक्स होगा, यहाँ से मिक्स होगा, इसके अंदर आ जाएगा कुछ, और यहाँ से जो NaCl है वो कुछ इसके अंदर चला जाएगा, जो NaCl है वो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर चला जाएगा। तो ये सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। मिक्स होगा तो आपस में ये क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो देखो AgNO3, ये जो AgNO3 होता है इसको हम बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट किसके साथ रिएक्शन करेगा, NaCl के साथ में। तो क्या बनता है इस रिएक्शन से, इस रिएक्शन से बनता है AgCl प्लस NaNO3, यानी कि जो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है इसके अंदर। तो अब क्या हो गया, ये केमिकल रिएक्शन होगी अच्छे से, ये हमारे पास AgCl का वाइट PPT बन जाता है, हमारे पास वाइट पर्सिपिटेट बन जाता है, ठीक है। तो अब इसको शेक किया तो ये रिएक्शन होगी। शेक करने के बाद में हमें देखा कि AgCl बन गया, फिर से हमने वेट किया, इस पूरे सिस्टम का फिर से हमने वेट किया। तो वेट देखा कि पहले जो 100 ग्राम था उसके बाद में भी, यानी कि शेक करने के बाद में, रिएक्शन करने के बाद में भी जो हमने वेट किया वो भी कितना था, 100 ग्राम से था। तो ये क्या हो गया, एक प्रूव हो गया, एक्सपेरिमेंटल प्रूव कि क्या होता है, मास क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ओके। ये पहला लॉ था जो लेवोशियर ने दिया था, क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम सेकंड लिखते हैं। सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सेकंड लॉ हमारा कौन सा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन या इसको डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। क्या होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन? सिंपल से इन्होंने बात कही लेवाशियर ने कि भाई एक आपके पास मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूल में। तो एटम कंबाइन होंगे, वो क्या होंगे, एक फिक्स रेशो में होंगे बाय मास। समझना इसको क्या था, इसका स्टेटमेंट की अगर बात करूं तो स्टेटमेंट सिंपली क्या था इसका, केमिकल कंपाउंड्स always contains its component elements in fixed ratio or fixed proportion by mass।
क्या है, केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स इट्स कंपोनेंट एलिमेंट्स इन फिक्स्ड रेशो बाय मास, दे डू नॉट डिपेंड द रेशो डू नॉट डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ द एलिमेंट्स या सोर्स ऑफ द कंपाउंड। क्या मतलब हुआ कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल जनरल इसका एग्जांपल दिया जाता है वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर ये हमारा मॉलिक्यूल जो है, इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, इसके अंदर एक तो ऑक्सीजन है और एक क्या है, हाइड्रोजन है। ओके, अब वाटर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए और एक क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और हाइड्रोजन का जो वेट होता है, एक हाइड्रोजन का वेट वो होता है 1 AMU, यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट। ये हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है, इसका वेट होता है ये, क्योंकि बहुत छोटा होता है ना, तो केजी ग्राम्स इनमें तो इसको मेजर कर नहीं सकते, तो एक छोटी सी यूनिट होती है 1 AMU। एक हाइड्रोजन का कितना मास होता है, 1 AMU। एक ऑक्सीजन का कितना मास होता है, ये होता है आपका, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 AMU। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो यहाँ पे अगर वाटर में बात करूँ तो हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 2 AMU, और ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, 16 AMU, और इनका रेशो क्या हो जाएगा, 1:8। अब ये लो क्या कहता है कि भाई वाटर का मॉलिक्यूल है जो H2O से बना है, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशो क्या आ रहा है, बाय मास 1:8 आ रहा है। ओके, अब आप वाटर चाहे कैसे भी हो, कहीं का भी हो, चाहे बरसात का पानी हो, चाहे मटके का पानी हो, चाहे कोई किसी और सोर्स का पानी हो, ठीक है, कहीं का भी, चाहे जमीन से निकला हुआ पानी हो, कहीं का भी हो, अगर वो वाटर मॉलिक्यूल है तो उसमें जो एलिमेंट्स का रेशो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशो 1:8 होगा। तो क्या बात की, कांस्टेंट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो क्या है, अब कहीं से भी वाटर लीजिए, आप अपने घर से लीजिए, पड़ोसी के घर लीजिए, जहां भी अगर आपने वाटर रखा है, वाटर ले रखा है, तो उसको क्या कहेंगे, उसका जो रेशो होगा वो हमेशा क्या होगा, डेफिनेट होगा। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना होगा, 1:8। ओके, रेशो क्या होगा, हमेशा सेम होगा। ऐसे ही मान लीजिए अमोनिया है, NH3, इसका जो रेशो होता है वो होता है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का, वो होता है आपके पास 3:14। अब अमोनिया चाहे लेबोरेटरी में प्रिपेयर हुई है, चाहे फैक्ट्री में प्रिपेयर हुई है, चाहे किसी खेत में प्रिपेयर हुई है, कहीं भी प्रिपेयर हुई है, उसका रेशो हमेशा क्या रहेगा, यही रहेगा। तो ये क्या था आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये इन्होंने दिए। अब इन दोनों लॉ के बेसिस पर ही जो डाल्टन थे उन्होंने एटमिक थ्योरी दी, उन्होंने एटम के बारे में बताया भी एटम में ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो हम अब पढ़ते हैं क्या, डाल्टन्स एटमिक थ्योरी। होप सो आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे दोनों लॉज। अब क्या पढ़ते हैं हम, डाल्टन्स एटमिक थ्योरी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाल्टन्स एटमिक थ्योरी। तो इसके पोस्टुलेट्स पढ़ने हैं हमें कि क्या क्या पोस्टुलेट दिए डाल्टन ने, क्या क्या बताया। तो सबसे पहला जो पोस्टुलेट दिया डाल्टन ने वो क्या दिया, मैटर इज मेड अप ऑफ with tiny particles which cannot be divided further, या हम कह सकते हैं which are undivisible known as atom। तो क्या है, मैटर क्या बना होता है, टीनी पार्टिकल से बना होता है, जिनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उनको क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, सेकंड क्या पोस्टुलेट था, सेकंड पोस्टुलेट था एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट which take part in chemical combination or chemical reaction, थर्ड क्या था पोस्टुलेट,
एटम्स इन सेम एलिमेंट, atoms in same elements are same in all respect, in all respect, that means in size, shape, mass. तो क्या था, पहला पोस्टुलेट समझ में आ गया, छोटे पार्टिकल से बना होता है जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, एटम कहते हैं. सेकंड क्या हुआ, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. थर्ड क्या है कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो सभी क्या होंगे, सेम होंगे. जैसे देखो, मान लीजिए ये हमारे पास एक सोडियम का टुकड़ा है, ये सोडियम एलिमेंट है, ये सोडियम एलिमेंट है. अब सोडियम एलिमेंट में बहुत सारे एटम्स होंगे छोटे छोटे, ये बहुत सारे एटम से मिलकर बना है, छोटे छोटे एटम्स हैं. तो क्या कहता है डाल्टन कि एक जो एलिमेंट है सोडियम, इसके अंदर जितने भी एटम हैं ये सभी क्या होंगे, सेम होंगे, साइज में, शेप में, मास में, सब तरीके से सेम होंगे. ओके, नेक्स्ट पोस्टुलेट, फोर्थ पोस्टुलेट है हमारा कि एटम्स इन डिफरेंट एलिमेंट्स, atoms in different elements are different in all respect, in all respect. क्या मतलब हुआ कि अलग अलग एटम है, एलिमेंट है, जैसे एक सोडियम हो गया, एक आपके पास निकेल है. तो डाल्टन का कहना था कि सोडियम के मेटल, सोडियम के एटम्स और निकल के एटम्स जो हैं वो हर रिस्पेक्ट में, साइज में, शेप में, मास में, हर तरीके से क्या होंगे, अलग होंगे. ओके, ये बात थी. नेक्स्ट जो हमारा है पोस्टुलेट वो देखेंगे. फिफ्थ है एटम्स ऑफ two or more elements combined in a fixed ratio, in a fixed ratio to form molecule, to form molecule. उस टाइम इसको मॉलिक्यूल वर्ड नहीं दिया गया, इसको कहा गया था कंपाउंड्स ऑफ एटम, कंपाउंड्स ऑफ एटम. तो क्या था कि अलग अलग एलिमेंट के एटम एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं. उस टाइम मॉलिक्यूल टर्म जो थी वो इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, तो वहाँ उस टाइम क्या कहा गया था, कंपाउंड्स ऑफ एटम बनाते हैं. क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स ऑफ एटम. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. छठा पोस्टुलेट है वही जो था, एटम्स कैन नीदर बी created nor be destroyed in chemical reaction, in chemical reaction. क्या था, एटम्स को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डेस्ट्रॉय कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में. तो ये सारे क्या थे, पोस्टुलेट थे. एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. पहला पोस्टुलेट क्या था कि एटम्स जो है वो आपके जो मैटर है वो टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इनको हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं. सेकंड जो है हमने बात की थी कि इस एक एलिमेंट के सभी एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे, साइज में, शेप में, मास में. फिर हमने क्या बात की कि अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम होंगे वो अलग अलग होंगे हर तरीके से. ठीक है, फिर उसके हमने बात की कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो पार्ट लेती है किसी केमिकल रिएक्शन में. फिर हमने बात की कि एटम्स को ना तो किसी केमिकल रिएक्शन में क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. ये सारी की सारी क्या थी, हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी. और क्या थी, और हमने जो हमारे लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़े, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी पढ़ा और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी पढ़ा. तो इस तरीके से ये शुरुआत थी, यहाँ से शुरुआत हुई थी. हालांकि ये जो लॉज हैं, जैसे हम बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये भी हमारा बाद में फर्दर आगे जाके, बहुत आगे जाके रॉन्ग प्रूव हो गया था.
डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में भी कुछ कमियां, ड्रॉबैक्स थे, वो भी दूर किए गए थे। बट हमारे लिए इतना ही पढ़ना है हमें कि क्या डाल्टन लॉ था, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास था, क्या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन था। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपके कमेंट्स जो है वो काफ़ी मोटिवेट करते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच।